हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि को देखे थे दो वक्र के रूप में, जिसमें जे वक्र और एस वक्र था। आगे हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी पद चिन्ह को। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक व्यक्ति, एक शहर, एक राष्ट्र, उन सबको जो है अनंत काल तक बनाए रखने के लिए वो आवश्यक होता है। और ये जो है ऊर्जा, भोजन, जल या फिर उसको जो भी पदार्थ मतलब उपयोग में लाता है, एक व्यक्ति, एक शहर, एक राष्ट्र जो है उन सब के खपत को और साथ ही साथ उससे जो कचरे का निर्माण होता है उन सबको जो है वो संज्ञान में लेता है। और इसको जो है प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में जो है मापा जाता है पारिस्थितिकी पद चिन्ह को। तो हम लोग जो है पारिस्थितिकी पद चिन्ह को देखते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। तो इसको हम लोग लिखते हैं पारिस्थितिकी पद चिन्ह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक व्यक्ति, एक शहर, एक राष्ट्र आदि को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह ऊर्जा, भोजन, जल एवं अन्य पदार्थों की खपत तथा कचरे के निर्माण को संज्ञान में लेता है। कचरे के निर्माण को संज्ञान में लेता है। इसे प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखो जो वैश्विक पर्यावरण है उस पर किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा की गई मांगों का माप प्राकृतिक संसाधन जो है वो पारिस्थितिक पद चिन्ह कहलाता है। और यह जो है मानवता के प्रभाव को मापने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों में से एक बन गया है। और इसका उपयोग जो है वर्तमान प्रथाओं को स्पष्ट असंबंधनीयता और देशों के बीच और उनके भीतर संसाधन उपभोग में असमानताओं को उजागर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो पारिस्थितिक पद चिन्ह जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक व्यक्ति, एक शहर, एक राष्ट्र आदि को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह ऊर्जा, भोजन, जल एवं अन्य पदार्थों की खपत तथा कचरे के निर्माण को संज्ञान में लेता है। इसे प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। ठीक है। देखो कोई क्षेत्र जो है जितने प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका जितना अवशोषण कर सकता है वो उसकी जैव क्षमता कहलाती है, बायो कैपेसिटी कहलाती है। और जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है
वो इसी से संबंधित होता है कि हम कितनी तेजी से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और कितना अपशिष्ट पैदा करते हैं। इसकी तुलना प्रकृति से की जाए तो प्रकृति कितनी तेजी से हमारे अपशिष्ट को अवशोषित कर सकती है और संसाधन पैदा कर सकती है। इसे ही जो है पर्यावरणीय पदचिन्ह या पारिस्थितिक पदचिन्ह कहा जाता है। और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सूचक है। ठीक है, तो इसको जो है प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। इसको GHA कहा जाता है। ठीक, तो कोई क्षेत्र जितने प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों का जितना अवशोषण कर सकता है उसकी यह जैव क्षमता बायो कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, अगर हम लोग पारिस्थितिक पदचिन्ह को और थोड़ा देखें तो इसको मापने की जो इकाई है वो GHA है। ये जो है इससे मापा जाता है, ये इकाई है, इससे मापा जाता है ग्लोबल हेक्टेयर, यानी प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। और भारत का जो पारिस्थितिक पद चिन्ह है वह 1.12 वैश्विक हेक्टेयर है। ठीक है, इसको जो है वैश्विक हेक्टेयर भी कहा जाता है, वैश्विक हेक्टेयर भी कहा जाता है। तो भारत का पारिस्थितिक पद चिन्ह जो है वह 1.12 वैश्विक हेक्टेयर है। ठीक, और जो पारिस्थितिक पद चिन्ह की अवधारणा है वो विलियम रीस और मैथ्यूस वेकरनागेल इन दोनों ने विकसित किया था। तो पारिस्थितिक पद चिन्ह को मापने की इकाई वैश्विक हेक्टेयर है जिसको GHA कहा जाता है। और भारत का पारिस्थितिक पद चिन्ह 1.12 वैश्विक हेक्टेयर है। पारिस्थितिक पद चिन्ह की अवधारणा को विलियम रीस और मैथ्यूस वेकरनागेल ने विकसित किया था। ठीक, और पारिस्थितिक पद चिन्ह की गणना के लिए संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसको नापने के लिए। ठीक है, देखो पारिस्थितिक पद चिन्ह की गणना से पता चलता है कि हमारी जो जीवन शैली है उस पे पर्यावरण का कितना असर पड़ता है, और हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो पृथ्वी की सीमा है उसको पार कर रहे हैं, जो पृथ्वी की सीमा है उसको पार कर रहे हैं। तो इसलिए जो है पारिस्थितिक पद चिन्ह लाया गया है। तो पारिस्थितिक पद चिन्ह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक व्यक्ति, एक शहर, एक राष्ट्र आदि को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह ऊर्जा, भोजन, जल एवं अन्य पदार्थों की खपत तथा कचरे के निर्माण को संज्ञान में लेता है। इसे प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। कोई क्षेत्र कितना प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों का जितना अवशोषण कर सकता है वह उसकी जैव क्षमता कहलाती है। और पारिस्थितिक पद चिन्ह के मापने के लिए एक इकाई है जिसको वैश्विक हेक्टेयर कहा जाता है, इसको स्मॉल GHA में दर्शाया जाता है। और भारत का जो पारिस्थितिक पद चिन्ह है वह 1.12 वैश्विक हेक्टेयर है। और इस अवधारणा को विलियम रीस और मैथ्यूस वेकरनागेल ने विकसित किया था। और पारिस्थितिक पद चिन्ह को जब मापा जाता है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो पारिस्थितिक पद चिन्ह है वो प्रकृति की जैविक क्षमता होती है। इस प्रकार
प्रकृति की जैविक क्षमता होती है, और जब जैविक क्षमता और पारिस्थितिक पदचिन्ह में संतुलन बना रहता है, तब तक प्रकृति जीवों की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। ठीक, देखो जैविक क्षमता क्या होती है, तो कोई क्षेत्र जितने प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न करती है और अपशिष्ट पदार्थों का जितना अवशोषण कर सकती है, वो उसकी जैव क्षमता कहलाती है। और प्रकृति की जैव क्षमता होती है, और जब जैविक क्षमता और पारिस्थितिक पदचिन्ह में संतुलन बना रहता है, तब तक प्रकृति जो है जीवों की आवश्यकता को पूरी कर सकता है। यानी कहने का मतलब जो है, बायो जो कैपेसिटी है, यानी जो जैविक क्षमता है, वो ज़्यादा या बराबर होना चाहिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, तब तक जो है दशाएं ठीक रहेगी। इसमें जो है संसाधन जो है हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन वहीं पर जो है जब बायो कैपेसिटी जो है ये कम पड़ जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, तब यहाँ पर जो है डिमांड यानी मांग जो है बढ़ने लगेगा और आपूर्ति जो है नहीं हो पाएगी, और इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि अब जो है कई प्रकार की समस्याएं आने वाली है। ठीक है, समस्याएं आने वाली है, जैसे कि जो 2012 था, वहाँ पर विश्व का जो पारिस्थितिक पदचिन्ह था, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था विश्व का, वो 2.84 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन था। ठीक, पर पर्सन था। लेकिन वहीं पर जो है जो वैश्विक जैविक क्षमता था, यानी बायो कैपेसिटी था, जो क्षमता था, वो जो है 1.73 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन था। इतना डिफरेंस था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बायो कैपेसिटी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से हमेशा ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है जो जैविक क्षमता यानी बायो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है 1.7 गुना जो है ये मतलब पारिस्थितिक पदचिन्ह जो है वो जैविक क्षमता से अधिक हो जा रहा है। और यही स्थिति अगर बना रहता है तब हमें जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है 2030 तक अभी जिस तरह की पृथ्वी पर हम लोग लड़ रहे हैं वैसे 2 पृथ्वी की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, और वहीं पर अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें, भारत का पारिस्थितिक पदचिन्ह भारत का पारिस्थितिकी पद चिन्ह ये देखें तो अभी जो औसत में है, औसत भारतीय का पारिस्थितिक पद चिन्ह वो 0.9 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन है। ठीक है, भारत का। ठीक, ये भारत का है। इसके अलावा जो है हम लोग अब देखते हैं ओवरशूट डे को। ओवरशूट डे, इसको जो है पारकर्मन दिवस भी कहा जाता है। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओवरशूट डे, पारकर्मन दिवस।
इसका अर्थ ये होता है कि वह दिन जब मानव उतने संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है जिसका पृथ्वी एक वर्ष के लिए उत्पादन करती है, उसे पारक्रमण दिवस कहा जाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी ऋण दिवस, इकोलॉजिकल डेप्थ डे, ये भी जो है इसी का नाम है। ठीक। इससे पहले पारिस्थितिकी ऋण दिवस, इकोलॉजिकल डेप्थ डे कहा जाता था। ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो 2025 है, ठीक है, इसमें इसका जो है 55 जो है ये एनिवर्सरी ईयर है। एनिवर्सरी ईयर है। और इसमें जो है 2025 के लिए जो है एक थीम भी लाया गया है। एक जो है थीम लाया गया है फॉर अर्थ ओवरशूट डे, और वो थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। ये जो है थीम लाया गया 2025 के लिए। ठीक। तो ओवरशूट डे क्या होता है? वह दिन जब मानव उतने संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है जिसका पृथ्वी एक वर्ष के लिए उत्पादन करती है, उसे पारक्रमण दिवस कहा जाता है। इसे पहले जो है पारिस्थितिकी ऋण दिवस कहा जाता था, और 2025 में जो है इसका 55वां एनिवर्सरी है। और इसके लिए जो है जो अर्थ ओवरशूट डे है उसके लिए थीम रखा गया है आवर पावर आवर प्लेनेट, अर्थ ओवरशूट डे। हम लोग इसके आंकड़े को देखते हैं कि ये मतलब कैसे बदला है। जैसे कि 1987 में ये जो है पहले मतलब 19 दिसंबर को आया था, यानी कि 19 दिसंबर को जितना पृथ्वी पैदा किया था एक साल में वो खत्म हो गया। फिर 2019 में जो है ये 29 जुलाई को आ गया, इन दिसंबर से जुलाई शिफ्ट हो गया। फिर जो है 2020 में जो है ये 22 अगस्त को आया था। ठीक है। फिर 2021 में जो है ये 29 जुलाई को आ गया। फिर 2024 में जो है जो अर्थ ओवरशूट डे है वो 1 अगस्त को प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 2024 में जो है ये 1 अगस्त को प्राप्त हुआ था। ठीक। जो पृथ्वी ओवरशूट डे है यानी कि वह दिन होता है जब दुनिया के लोग ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उस दर से ज्यादा करने लगते हैं जिस दर से ग्रह उन संसाधनों को फिर से भर सकता है। ठीक। जो पृथ्वी ओवरशूट डे है ये वह दिन होता है
दुनिया के लोग जब दुनिया के लोग ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उस दर से ज्यादा करने लगते हैं जिस दर से ग्रह उन संसाधनों को फिर से भर सकता है। ठीक, पृथ्वी ओवरशूट डे है वह दिन होता है जब दुनिया के लोग ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उस दर से ज्यादा करने लगते हैं जिस दर से ग्रह उन संसाधनों को फिर भर सकता है। और इस दिन को इस बात के संकेत के तौर पर मनाया जाता है कि मानवता ने पर्यावरणीय दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के मामले में ऋणात्मक स्थिति में पहुंचकर अपने भविष्य के लिए वार्षिक कोटे से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए इसको मनाया जाता है। और इसकी जैसे कि ये 2024 में तो 1 अगस्त हो गया था, अगर हम लोग 2023 में देखें तो ये 2 अगस्त को आया था 2023 में। ठीक है, 2020 में जो है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो इस वजह से जो है ये मतलब 22 अगस्त को आया था। फिर 2021 में जो है ये ऐसा कहा जाता है कि 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसको जो है पृथ्वी ओवरशूट डे आया था। ठीक है, ऐसे जो है पृथ्वी ओवरशूट डे मनाया भी जाता है, हर साल मनाया जाता है। हर साल जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी दिन ये भी मनाया जाता है। ठीक, हर साल जो है पृथ्वी ओवरशूट डे 5 जून को मनाया जाता है और उसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि जो है जो दुनिया के अमीर या औद्योगिक या विकसित देश हैं उनका लालच जो है वो धरती पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है और भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के बाद भी जो है प्रति व्यक्ति खपत दर के मामले में जो है बेहतर स्थिति में है। ठीक, ये चीजें जो है ये ओवरशूट डे को लेकर है, यानी पृथ्वी ओवरशूट डे जो है वह दिन होता है, अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब दुनिया के लोग ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उस दर से ज्यादा करने लगते हैं जिस दर से ग्रह उन संसाधनों को फिर से भर सकता है। ठीक, अर्थ ओवरशूट डे का अभिप्राय एक ऐसे पैमाने से है जिसके आधार पर वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों की खपत का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो ये पृथ्वी ओवरशूट डे यानी अर्थ ओवरशूट डे है, इसकी गणना जो है 1986 से किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं से 1986 जो है ये प्रत्येक वर्ष मतलब घटता चला गया, यानी निकट आता चला गया। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि 1987 में 19 दिसंबर को था, यहीं पर जो है 1993 में ये 21 अक्टूबर को आ गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है और आंकड़े को हम लोग देखें तो 2003 में जो है ये 22 सितंबर को आया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है 2007 में जो है ये 2 अगस्त को आ गया था। ठीक, तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है कि व्यक्ति जो है शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें, क्योंकि यदि हम सभी मांस के प्रयोग को लगभग 50% तक कम कर दे तो खाद्य जरूरतों के कारण पृथ्वी हरी भरी रहेगी और अर्थ ओवरशूट डे लगभग 15 दिन आगे खिसक सकता है। तो इसके लिए ये किया जा सकता है। दूसरा जो है कार्बन उत्सर्जन में हम लोगों को कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन का जो है अत्यधिक उत्सर्जन जो है वो इस त्रासदी का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिए यदि हमें इस समस्या से निपटना है तो कार्बन के न्यूनतम उत्सर्जन को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जो है जो खाद्य पदार्थों की हम लोग बर्बादी करते हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। यदि हम खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने में सफल रहते हैं तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो अर्थ ओवरशूट डे है वो 10 दिन और आगे खिसक सकता है। तो इसलिए जो है जो अर्थ ओवरशूट डे होता है वो मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और है जिसको ग्रहीय सीमा कहा जाता है।
ग्रहीय सीमा। ठीक, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। देखो, ग्रहीय सीमा जो है उसकी रूपरेखा जो है सबसे पहले 2009 में जोहान रॉकस्ट्रॉम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध 28 वैज्ञानिक थे उनके एक समूह द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और इसको इसलिए किया गया था ताकि जो पर्यावरणीय सीमा है उसको परिभाषित किया जा सके, जिनके भीतर मतलब मानवता और पृथ्वी की स्थिरता और उसकी जैव विविधता जो है वो भी सुरक्षित रह सके। तो उन सभी प्रक्रियाओं की सीमा जिसके द्वारा पृथ्वी की प्रणाली की स्थिरता और समुत्थान शक्ति नियमित और नियंत्रित होती है उसे ग्रहीय सीमा कहा जाता है। ठीक, तो उन सभी प्रक्रियाओं की सीमाएं जिनके द्वारा पृथ्वी की प्रणाली की स्थिरता और समुत्थान शक्ति नियमित और नियंत्रित होती है, ग्रहीय सीमा कहलाती है। ठीक, ग्रहीय सीमा कहलाती है। इसको दिया कौन था? तो 2009 में जो है, सबसे पहले वर्ष 2009 में जो है, इनका नाम है जोहान रॉक स्टॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनके साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 28 वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध 28 वैज्ञानिक थे। ठीक, इन सब के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक, और हमारे पास कितने ग्रह हैं? तो 9 ग्रह हैं। ठीक है, तो 9 ग्रहीय सीमा हो सकती है। ठीक है, तो सीमाएं क्या क्या हो सकती है हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। 9 ग्रहीय सीमाएं। इसमें जो है एक जलवायु परिवर्तन है। ठीक, मतलब अगर इस सीमा को हम लोग पार करेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा जो है जीव मंडल में या जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन। जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन की जैव विविधता हानि और प्रजातियों का जो विलुप्तीकरण है, यानी जो प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज जो है समताप मंडलीय ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण। इसके अलावा जो है जो महासागर अम्लीकरण है, ठीक है, ये भी एक सीमा के तौर पर है, महासागर अम्लीकरण। इसके अलावा जो है जो जैव भू रासायनिक प्रवाह है, भू रासायनिक प्रवाह, और इसमें भी खासकर जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र हो गया। इसके अलावा जो है भूमि प्रणाली परिवर्तन, भूमि प्रणाली परिवर्तन हो गया। ठीक है, भूमि प्रणाली परिवर्तन करने का मतलब इसके अंतर्गत जो वनों की कटाई की जाती है ये भी एक सीमा है। इसके अलावा सातवां जो है स्वच्छ जल का उपयोग, स्वच्छ जल का उपयोग, और इससे जो है भूमि पर जो संपूर्ण जल चक्र है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और जल हमारे लिए कितना उपयोगी है ये हम लोग सब जानते हैं। तो स्वच्छ जल का उपयोग हो गया। इसके अलावा जो है वायुमंडलीय एरोसोल लैंडिंग हो गया, एरोसोल लोडिंग। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण है
सूक्ष्म कण, और ये सूक्ष्म कण जो है ये जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जो जीवित जीव हैं, ठीक है, जीव हैं, इसको भी ये प्रभावित करता है। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है नंबर जो है नई संस्थाओं का परिचय, नई संस्थाओं का परिचय, ये 9 ग्रहीय सीमा है। और नई संस्थाओं का परिचय मतलब हो गया जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है जो अंतःस्रावी अवरोधक हो गया। इसके अलावा जो है कार्बनिक प्रदूषक हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आ रहा है। तो जो ग्रहीय सीमा है क्या होता है, तो उन सभी प्रक्रियाओं की सीमा जिसके द्वारा पृथ्वी की प्रणाली की स्थिरता और समुत्थान शक्ति नियमित और नियंत्रित होती है, उसे ग्रहीय सीमाएं कहते हैं, ठीक है। और इसको 2009 में जोहान रॉकस्ट्रॉम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 28 वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था सबसे पहले। और 9 ग्रहीय सीमाएं तय की गई है। एक जलवायु परिवर्तन, दूसरा जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन, तीसरा जो है समताप मंडलीय ओजोन क्षरण है, चौथा जो है वो महासागर अम्लीकरण है, पांचवा जैव भू रासायनिक प्रवाह जो फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र है, छठा जो है भूमि प्रणाली परिवर्तन है जिसके अंतर्गत वनों की कटाई हो गया, सातवां जो है स्वच्छ जल का उपयोग जो जल चक्र को प्रभावित करता है, आठवां जो है वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग हो गया जिसमें सूक्ष्म कण जो कि जलवायु और जीवित जीवों को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो 9वां है वो नई संस्थाओं का परिचय जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स हो गया, अंतःस्रावी अवरोधक हो गया और कार्बनिक प्रदूषक हो गया, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि मानव जो है वो 4 प्रक्रियाओं की सीमा को लांघ चुका है और उसके अंतर्गत जो है जलवायु परिवर्तन है उसकी सीमा को मानव ने लांघ दिया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको टिक करें तो इसको जो है लांघ दिया है मनुष्य ने। इसके अलावा जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन को भी लांघ दिया, जो जैव विविधता क्षय है उसको लांघ दिया है। इसके अलावा जो है जो भूतंत्र में बदलाव है इसको जो है मनुष्य जो है लांघ दिया है। इसके अलावा भू जैव रासायनिक चक्र है जो फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र है, इन चारों को मनुष्य ने लांघ दिया है। और इसके लांघने पर क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं ग्रहीय सीमाओं का अगर हम लोग उल्लंघन करते हैं तो उसका क्या होगा, ठीक। तो इन सीमाओं का उल्लंघन जो है किसी तत्कालिक तबाही का संकेत नहीं है, यानी कि तुरंत कुछ नहीं होगा। जो तत्कालिक तबाही है, ठीक है, तत्कालिक तबाही का संकेत नहीं देता है, तुरंत कुछ नहीं होगा। लेकिन जो है जो अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय परिवर्तन है जो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है, उसका खतरा बन जाएगा, ठीक है। इसका जो है खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है, अगर हम लोग लांघ दें, ठीक है। इससे जो है पृथ्वी पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो हमारी वर्तमान जीवन शैली जो है उसको समर्थन नहीं करेगा इस तरह के, और उसका प्रभाव जो है हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी प्रभावित करने की सीमाएं ये सब है, ठीक। अब हम लोग जो है देखते हैं समुदाय को। कम्युनिटी समुदाय क्या होता है कि किसी स्थान पर दिए गए समय में पाई जाने वाली प्रजातियों की जनसंख्या के समुच्चय को समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो किसी स्थान पर दिए गए समय में जैसे कि ऊपर में ये ऊपर में जो है ये जलवायु परिवर्तन और जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन और जैव भू रासायनिक प्रवाह और भूमि प्रणाली परिवर्तन, इन चारों की सीमा को जो है मनुष्य लांघ चुका है। ये 9 में से ये 4 जो है मनुष्य लांघ चुका है। जैसे कि
जो जलवायु परिवर्तन की सीमा है उसको लांघ चुका है मनुष्य। जैसे कि शोधकर्ताओं ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता और विकिरण बल, यानी कि जो वायुमंडल में ऊर्जा संतुलन के आकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए 350 भाग प्रति मिलियन, जिसको ppm कहा जाता है, और 1 वाट प्रति वर्ग मीटर WM² पर जलवायु परिवर्तन में योगदान हेतु गृहीय सीमा निर्धारित की है। यानी कि जो सीमा निर्धारित किया गया है उसमें जो है 350 भाग प्रति मिलियन, ठीक है, यानी कि ppm। इसके अलावा जो है 1 वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ये विकिरण के लिए है, इसको कैपिटल W स्मॉल m², ठीक है, ये जो है निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया। नीचे वाला जो 1 वाट प्रति वर्ग मीटर है वो विकिरण के लिए है, विकिरण बल के लिए है, और जो ऊपर वाला है 350 भाग प्रति मिलियन वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के लिए है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन में योगदान देने के लिए जो इसको निर्धारित किया गया गृहीय सीमा। लेकिन वर्तमान में जो है ये जो 350 वाला है ये 417 पर पहुंच गया है, ठीक है, और जो ये 1 वाट प्रति वर्ग मीटर है वो 2.91 वर्ग मीटर पे पहुंच गया है। तो इसको जो है जलवायु परिवर्तन को मनुष्य लांघ चुका है। इसके अलावा जो जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन है इसको भी लांघ चुका है। जहां तक जीव मंडल की अखंडता का सवाल है तो शोधकर्ताओं ने प्रति 10 लाख प्रजाति वर्षों में 10 से कम प्रजातियों के विलुप्त होने की सीमा का अनुमान लगाया था, ठीक है। शोधकर्ताओं ने प्रति 10 लाख प्रजाति वर्षों में 10 से कम प्रजातियों के विलुप्त होने की सीमा का अनुमान लगाया था, लेकिन मानवीय कारकों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की दर तय सीमा से कहीं अधिक हो गई है, तो इसको भी मनुष्य जो है लांघ चुका है। और एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि विलुप्त होने की दर प्रति मिलियन प्रजाति वर्ष, यानी कि एक प्रजाति का अपनी उत्पत्ति से लेकर विलुप्त होने तक बने रहने का औसतन समय जो है वो 100 से अधिक हो गया है, ठीक है, यानी कि दर प्रति मिलियन प्रजाति वर्ष जो है वो 100 से अधिक था। और 80 लाख पौधे और जानवरों की प्रजाति में से लगभग 10 लाख प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है, और पिछले 150 वर्ष में पौधे और जानवरों की 10% से अधिक आनुवंशिक विविधता नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो है भूमि प्रणाली में परिवर्तन हो गया है, और भूमि प्रणाली में परिवर्तन ये है कि जो वैश्विक वन भूमि है उसके क्षेत्र जो है वो घटते चले गए हैं। पहले जो है ऐसा कहा जाता था कि 75% जो है वैश्विक वन भूमि क्षेत्र जो है वह सुरक्षित सीमा में है, लेकिन अब वो जो है घट के वर्तमान में जो है केवल 60% रह गया है भूमि प्रणाली परिवर्तन। इसके अलावा जो है इस पे भी अब सवाल उठने लगा है, जो स्वच्छ जल का उपयोग है उस पे भी, क्योंकि जो ब्लू वाटर है यानी कि जिसको सतही या भूजल कहा जाता है, ठीक है, और जो ग्रीन वाटर यानी जो पौधे के लिए उपलब्ध जल होता है उसको ग्रीन वाटर कहा जाता है। ब्लू वाटर का मतलब है सतही और भूजल, और जो ग्रीन वाटर है उसका मतलब है पौधे के लिए उपलब्ध जल। तो दोनों ने वर्ष 1905 और वर्ष 1929 में क्रमशः 10.2% और 11.1% की अपनी सुरक्षित सीमा से परे प्रभाव का अनुमान किया गया है, और ये वर्तमान में जो है बढ़कर 18.2% और 15.8% हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो जैव भू रासायनिक प्रभाव था जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र था, तो यहाँ पर भी जो है ये सुरक्षित सीमा से आगे बढ़ गया है। जैसे कि जो फास्फोरस है इसके लिए जो सीमा तय की गई है वो 11 टेराग्राम है, ठीक है, 11 टेराग्राम, कैपिटल T और स्मॉल g टेराग्राम है, और नाइट्रोजन के लिए जो सीमा है वो 62 टेराग्राम है, ठीक है, ये दोनों तय किया गया है। फास्फोरस के लिए सीमा 11 टेराग्राम और नाइट्रोजन के लिए 62 टेराग्राम तय किया गया है। लेकिन अब जो है ये कितना हो गया है, तो फास्फोरस जो है वह 11 से बढ़ के जो है 22.6 टेराग्राम हो गया है, और वहीं पर जो है नाइट्रोजन बढ़ के जो है वह 190
टेराग्राम हो गया, इतना का फर्क जो है हो गया है। तो इसलिए जो है ये मनुष्य जो है जैव भू रासायनिक प्रभाव में भी खासतौर पर फास्फोरस और नाइट्रोजन चक्र में जो है सीमा को लांघ चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक हो गया, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, माइक्रोप्लास्टिक हो गया, अंतःस्रावी अवरोधक हो गया, कार्बनिक प्रदूषक हो गया। तो जो हमारे पास जो नवीन तथ्य है उस पर ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है इसकी सीमा को भी अब लांघने वाला है। ठीक है, इंसानों के लिए जो है अब जो है ये सीमा भी वो लांघ देगा। ठीक है, अभी तक जो सुरक्षित सीमा है उसमें ओजोन क्षरण आ सकता है, एरोसोल लोडिंग आ सकता है, महासागरीय अम्लीकरण आ सकता है। ये सारे जो है सुरक्षित मतलब सीमा है अभी तक। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे समुदाय पर। तो समुदाय जो है किसी स्थान पर दिए गए समय में पाई जाने वाली प्रजातियों की जनसंख्या के समुच्चय को समुदाय कहते हैं। किसी स्थान पर दिए गए समय में पाए जाने वाली प्रजातियों की जनसंख्या के समुच्चय को समुदाय कहते हैं। समुदाय में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से विशिष्ट संबंधों का निर्वहन करती है और इन संबंधों के लिए अधिकतर पारिस्थितिकी सहजीविता शब्द के प्रयोग को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ होता है कि साथ में रहना। ठीक है, जिसका अर्थ जो है साथ में रहना होता है। तो समुदाय कम्युनिटी क्या होता है? ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है कि किसी स्थान पर दिए गए समय में पाए जाने वाली प्रजातियों की जनसंख्या के समुच्चय को समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। समुदाय में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से विशिष्ट संबंधों का निर्वहन करती है। ठीक, निर्वहन करती है। ठीक, और इन संबंधों के लिए जो है अधिकतर पारिस्थितिकी सहजीविता शब्द के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिसका मिश्रित अर्थ साथ में रहना। जो ये जो सहजीविता शब्द है इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस ये शब्द, और ये जो शब्द है यानी कि सहजीविता, जो सिम्बायोसिस शब्द है इसको सबसे पहले जो है डी बेरी महोदय ने दिया था। डी बेरी महोदय ने दिया था। ठीक, इसके अलावा आपने ओडम महोदय का नाम सुना होगा। ओडम महोदय, इन्होंने जो है सहजीविता को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है सहजीविता को धनात्मक और ऋणात्मक रूपों में
प्रस्तुत किया था। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। ठीक है। समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के मध्य संबंध क्या क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के मध्य संबंध। ठीक। देखो, जब दो प्रजाति जब एक साथ रह रहा है और उसमें जो है कोई भी जो है एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उसको उदासीन संबंध कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग उदासीन संबंध देखें, इसके अंतर्गत इसमें जो है जब दो प्रजातियों में किसी को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको जो उदासीन संबंध कहा जाता है। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये ले सकते हैं कि अगर मांसाहारी पशु है, ठीक है, और वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, तो अब मांसाहारी पशु जो है वह वनस्पति को नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं खाएगा, तो वहाँ पर जो है उदासीन संबंध हो जाता है। इसी तरह जो है एक धनात्मक संबंध हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो अनुनय क्रिया हो रहा है उसमें कम से कम एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति या तो अप्रभावित रहती है या उसको भी लाभ होता है। ठीक है। तो कम से कम एक प्रजाति को लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति या तो अप्रभावित रहती है या तो उसे भी लाभ होता है। ठीक। सहोपकारिता, तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे मतलब संबंध आते हैं। जैसे कि एक जो है सहोपकारिता संबंध आता है जिसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसमें जो है इसके अंतर्गत दोनों प्रजाति लाभान्वित होती है, यानी कि दोनों प्रजातियों को जो है लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है जो जंतु कीट होते हैं, ठीक है, जंतुओं या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कीट द्वारा परागन तथा बीज परिकलन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो है हम लोग लाइकन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, लाइकन जो है हम लोगों ने देखा था कि ये शैवाल और कवक का जो है, इन दोनों का जो है ये सहचर होता है। ठीक है, और कवक और शैवाल जो है वो सहजीविता के संबंध में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कवक शैवाल को
जो कवक है ये शैवाल को जो है आर्द्रता और खनिज उपलब्ध कराता है। ठीक है, खनिज उपलब्ध करवाता है। और जबकि शैवाल जो है, शैवाल ये कवक को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर इसको कह सकते हैं खाद्य उत्पादक है, जबकि शैवाल जो है वो खाद्य उत्पादक है। ठीक है, इसमें कवक शैवाल को आर्द्रता और खनिज प्रदान करता है, जबकि शैवाल खाद्य उत्पादक है। ठीक है, तो लाइकेन हो गया, इसमें जो है शैवाल हो गया, ये भोजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इधर कवक है। ठीक है, इसमें जो है ये आर्द्रता और खनिज उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल हम लोग जो है दलहनी पौधे का ले सकते हैं। दलहनी पौधे का एग्जाम्पल, क्योंकि दलहनी पौधे के जो जड़ होते हैं इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। और यह जीवाणु जो है दलहनी पौधे को जो है नाइट्रोजन प्रदान करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। और दलहनी पौधे क्या करता है, तो इस जीवाणु को, जो राइजोबियम जीवाणु है, इसको दलहनी पौधे जो है वो जड़ों में आश्रय देता है। ठीक है, जड़ों में आश्रय देता है। तो इस प्रकार से जो है दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। जड़ों में आश्रय देने के साथ साथ इसके अलावा जो है इसको कार्बोहाइड्रेट भी दलहनी पौधे प्रदान करता है। ठीक है, इसके भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है। तो दलहनी पौधे में ये चीजें हो गया। ठीक है, इसके अलावा कवक मूल भी आता है, कवक मूल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है अनेक संबंधीय पौधे के जड़ में जो है कवक सहजीवन के अंतर्गत पाया जाता है। और कवक पौधे को जो है आर्द्रता और खनिज देता है। ठीक है, जबकि जो पौधे के जड़ है उससे इसको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि जो पीनस जैसी पौधे हैं उसके जड़ में कवक सतह पर पाए जाते हैं और इसको एक्टोफिटिक कहा जाता है, जबकि आर्किड में कवक जड़ के अंदर पाया जाता है जिसको एंडोफिटिक कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है हम लोग एक एग्जांपल जुओ कैलोरी का ले सकते हैं। इसके एक नाम और है, इसको जुओ कैरेली भी लिखा रहता है। इसके अलावा इसको जो है जुजन थैली भी लिखा रहता है। ठीक, तो इसका भी संबंध इसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रा की जठर चर्म कोशिकाओं में गैस्ट्रोट्रॉमी गैस कोरोला बर्गिस रहता है। इसे जुओ कैलोरी संबंध कहते हैं। ठीक, और वहीं पर जो है जबकि परवाल के शरीर में जुजन थैली नामक शैवाल निवास करता है, शैवाल निवास करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग ये पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, हम लोग चीटी रागिता भी ले सकते हैं। चीटी रागिता, ठीक, जैसे कि जो जामुन हो गया, ठीक है, लीची हो गया, आम हो गया,
ठीक है। इन सब के पौधे पर जो है इन सब के जो वृक्ष होते हैं उसके वृक्ष पे जो है चींटियां पाई जाती है, ठीक है। और ये जो चींटियां हैं वो वृक्ष से भोजन प्राप्त करती हैं, वृक्ष से भोजन प्राप्त करती हैं और कुछ जो है हानिकारक सूक्ष्म कीटों को भी नष्ट करती है, कई हानिकारक सूक्ष्म कीटों को ये नष्ट करती है। तो इससे जो है वृक्ष को सुरक्षा मिल जाता है वो हानिकारक कीट से, और चींटी को जो है वृक्ष से भोजन मिल जाता है। इसी तरह हम लोग जो है दीमक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दीमक जो है जो इसकी आंत होती है इसमें सेल्यूलोज पाचक प्रोटोजोआ पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो जो सेल्यूलोज पाचक प्रोटोजोआ है, जैसे कि दीमक जो है लकड़ी वगैरह को खाता है तो उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और उस सेल्यूलोज का पचना उसके लिए जरूरी रहता है, तो इसलिए उसके आंत में जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सेल्यूलोज को पचा देता है। इससे जो है दीमक को फायदा मिल जाता है और प्रोटोजोआ जो उसके आंत में रह रहा है वो उसको आश्रय दे देता है और भोजन दे देता है, तो वहाँ पे भी ये संबंध होता है। इसके अलावा जो है मानव शरीर जो है, मानव शरीर इसके भी भीतर जो है कई प्रकार के लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, तो वहाँ भी जो है इसी प्रकार का संबंध निकलता है, ठीक है। इसके अलावा एक हम लोग ले सकते हैं हर्मिड केकड़ा तथा समुद्री एनीमोन का सहजीवन, ठीक है। हर्मिड केकड़ा और समुद्री एनीमोन का सहजीवन। जो समुद्री एनीमोन है वह हर्मिड केकड़े से उसके कवच के ऊपर जुड़ जाता है, इससे जो है केकड़े की रक्षा हो जाती है। और दूसरी तरफ जो समुद्री एनीमोन है वह केकड़े से जुड़ा हुआ एक बड़े क्षेत्र में गति कर सकता है, इससे जो है उसका जो भोजन पाने का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा या विस्तृत हो जाता है। तो इससे जो है हालांकि ये दोनों अपना अलग अलग जीवन जीता है, सामान्य जीवन अलग अलग होता है, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग विकल्पी सौहार्दकारिता भी कह सकते हैं। जैसे कि हर्मिड केकड़ा तथा समुद्री एनीमोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समुद्री एनीमोन केकड़े से या केकड़े के ऊपर जुड़ जाता है, जिससे केकड़े की रक्षा होती है। दूसरी तरफ समुद्री एनीमोन केकड़े से जुड़ा हुआ एक बड़े क्षेत्र में गति कर सकता है तथा इसके भोजन पाने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। यद्यपि ये दोनों अलग अलग भी अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, अतः इसे विकल्पी सौहार्दकारिता भी कहा जाता है, ठीक। ये था। अब हम लोग एक और देखेंगे फिर खत्म करेंगे। एक जो है सहभोजिता होता है, सहभोजिता। इसको जो है
कम्युनलिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को तो इसमें लाभ होगा, लेकिन दूसरे प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, हम लोग अभी ऋणात्मक संबंध पे नहीं है, हम लोग सब सारे धनात्मक देख रहे हैं। यानी कि पहले हमने चर्चा किया था उदासीन संबंध का, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो है अभी धनात्मक संबंध को देख रहे हैं। धनात्मक संबंध में हमने सहोपकारिता देखा, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। इसके बाद हम लोग सहभोजिता को देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक प्रजाति को, सहभोजिता के अंदर एक प्रजाति को जो है, यानी कि जो जैसे कि एक प्रजाति को इसमें लाभ होगा, जबकि जो दूसरी प्रजाति है, ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिससे एक जाति को दूसरे से लाभ हो, लेकिन दूसरे जाति को पहले से न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो। उस संबंध को सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, सहभोजिता कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल पे हम लोग ले सकते हैं आर्किड नामक अधिपादप का वृक्षों के तनों पर उगना। जो आर्किड नामक पौधे होते हैं वो वृक्ष के तनों पर उग जाते हैं। ठीक है, ये जो मतलब जो आर्किड है वो बेल की तरह होता है, तो इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो इसको जो है वृक्ष के जो तने होते हैं इससे इसको सहारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इससे जो है वृक्ष को, ठीक है, ना तो कोई लाभ होगा, ठीक है, ना ही कोई हानि होगी। तो ये चीजें हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं वो कंठलता का ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वृक्ष से वही सहारा लेता है, ठीक है, और वृक्ष के सहारे जो है वो ऊपर चला जाता है और इससे वापस जो है वृक्ष को ना तो कोई लाभ होगा, ठीक है, ना ही कोई हानि होगी। ठीक है, इसी तरह जो है एक जो सबसे फेमस चीज़ें रहती है वो है व्हेल। ठीक है, और इसके पीठ पर जो है एक प्रकार की मछली पाई जाती है जिसको बर्नेकल मछली कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो व्हेल के पीठ पर बर्नेकल मछली है वो व्हेल के साथ उसके पीठ से चिपक जाती है, और जब व्हेल जो है अपने शिकार के लिए जाता है तो वो एक लंबे क्षेत्र जाता है। तो बर्नेकल मछली भी जो है वो अपने भोजन के क्षेत्र को मतलब विस्तृत कर लेती है, वो भी एक लंबे क्षेत्र जो है उसके पीठ के सहारे मतलब जाती है। इसके अलावा व्हेल जब अपना भोजन ग्रहण करता है तो उससे जो भोजन छूट जाते हैं उसको भी बर्नेकल मछलियाँ जो है खाती है। तो इससे जो है यहाँ पर व्हेल और बर्नेकल का ये संबंध आता है, और व्हेल को जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे जो है मतलब वो व्हेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बर्नेकल जो है इसको लाभ मिलता है क्योंकि इसका जो भोजन का एरिया है वो बहुत दूर तक चला जाता है। इसी तरह जो है शार्क के साथ जो है एक चूसक मछली रहती है, वो भी बर्नेकल के ही तरह चिपकी हुई रहती है। तो उसका भी जो है वो शार्क के शरीर के साथ चिपक जाता है, और जब शार्क जो है मतलब अपने शिकार पे जाता है, भोजन की तलाश में जाता है, तो वो एक विस्तृत क्षेत्र तक जाता है। तो वहाँ पर चूसक मछलियाँ भी जो है वो एक बड़े एरिया को कवर करती है, तो उससे जो है चूसक मछली को भोजन प्राप्त हो जाता है और इससे शार्क पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, एक शब्द होता है जिसको पारस्परण कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ठीक, तो ये जो सहभोजिता है वो पारस्परण से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जो म्यूचुअलिज्म है जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया था उसी का नाम ये था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसमें दोनों जाति को लाभ मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर दोनों जाति को जो है लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर किसी एक को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा
एक शब्द परजीविता होता है, ठीक है, इसको जो है पारासिटिज्म कहते हैं। ये इससे भी अलग होता है, ठीक है, ये इससे भी भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो है एक जाति को लाभ होगा, एक जाति को लाभ होगा, दूसरे जाति को यहाँ पे हानि होगी, ठीक। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इसमें जो दूसरे जाति को हानि होगा, तो ये इन दोनों से अलग है, क्योंकि इसमें जो है एक जाति को लाभ हो रहा है, दूसरे पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने सहोपकारिता देखा। सहोपकारिता, इसको सहजीवन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी दो प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक अंतरिक्ष साझेदारी है, और यह सहभागिता के यानी जो है दो पौधे दो जंतु के बीच में या पौधे और जंतु के बीच में पारस्परिक संबंध होता है। और यह संभव है कि कुछ सहजीवियों ने अपना जीवन परजीवी के रूप में शुरू किया हो, और कुछ प्राणी जो अभी परजीवी है वो पहले सहजीवी रहा हो, तो ये भी संभव होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो लाइकेन था, जिसमें शैवाल और कवक के बीच में पारस्परिक जो है कल्याणकारी सहजीविता का उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। बहुत सारे कवक जो है वो मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, वो शैवाल के साथ जो है उस तरह से मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है इसमें और एक एग्जाम्पल रहता है, वो बैसिलस रेडिसिकोला का रहता है। बैसिलस रेडिसिकोला के और शिम्बी के पौधे के जड़ों के बीच का जो है जो संबंध होता है वह भी सहजीविता के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बैसिलस रेडिसिकोला, ठीक है, और इसके अलावा जो है शिम्बी के पौधों की जड़, ठीक है, इसके बीच में भी एक संबंध आता है, ठीक है। यह भी जो है ये सहजीविता का संबंध है, सहजीविता का उदाहरण है, ठीक। इसमें भी वही चीजें हैं, ठीक है। जो जीवाणु है, ठीक है, वो सिम्बी पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, और जहाँ पर जो है वो गुलिका बनाती है, पौधे के जड़ में जो है एक ट्यूब जैसी संरचना बनाती है। इसके अलावा जो है मतलब उससे पौधा जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन मतलब लेता है, और बदले जो है वो आश्रय देता है, तो वो उस तरह की चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा जो है जो हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा ब्रिडिस, और जो हरे रंग का शैवाल होता है उसके भी अंतर्गत जो है सहजीविता का मतलब उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हाइड्रा जो कैलोरी शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, और हाइड्रा की श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो जियो कैलोरी के प्रकाश संश्लेषण से प्रयुक्त होता है, और जियो कैलोरी द्वारा जो है उच्छ्वसित ऑक्सीजन यानी कि जो बाहर छोड़ रहा है ऑक्सीजन वो हाइड्रा की श्वसन क्रिया में काम आती है। तो इस प्रकार के संबंध जो है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक। तो इसमें जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग जो है ऋणात्मक संबंध को देखेंगे।